हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में टर्म 1 के एग्जाम में एमसीक्यू का जो टर्म 1 का एग्जाम है साइंस का उसमें ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड हैं और आपको मिलेंगे। वैन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन डिट्टो आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि हमारे क्लास 10th का जो टेलीग्राम चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 10 आप लिखना, मेन पॉइंट स्टडी के 10th के टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे। वहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक सैम्पल पेपर अपलोड किया, आप उससे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके। मैं आपको बता दूं, और वो बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जी जितनी अच्छी, ठीक है, तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे आप सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो, या आप किसी दूसरे टीचर की वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा अच्छा समझा रहे हैं, उनकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, देखो आपकी हेल्प होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रही हो, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल आप अच्छा करो, आपके मार्क्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आप अगर वीडियो छोड़कर कुछ और इंपॉर्टेंट काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा 3-4 क्वेश्चन आप देख लेना, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की शिकायत रहती है कि हिंदी में कोई क्वेश्चन नहीं करवाता, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन से आप रात को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बता रखा है कि जैसे संगमरमर जो होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, संगमरमर जो होता है, वो जो होता है रोम और जो हमारा ग्रीस है, वहाँ पर सबसे पहले जो है संगमरमर के हमें देखने के लिए मिले थे आकृति वगैरह। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो हमारे पदार्थ दे रखे हैं, 4 पदार्थ है, ए बी ग और घ, यानी ABCD। तो इसमें से किस में कैल्शियम कार्बोनेट होने की संभावना नहीं है? इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा नहीं है? तो ए में लिखा है डोलोमाइट। मैं आपको बता दूं, डोलोमाइट है ना बेसिकली एक पत्थर है, ठीक है, जो हमारे पहाड़ों पे मिलता है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बट इसमें पूछा कौन सा नहीं होता, तो ए तो नहीं है आंसर। बी में तो पूरा पूरा लिखा हुआ है संगमरमर, तो बी तो है ही नहीं। और डी की बात करते हैं, समुद्र के गोले का मतलब होता है सी शेल। इसमें हिंदी कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट कर दी है। मैं आपको बता दूं मैंने PDF कैसे ट्रांसलेट करी है। ये PDF मैंने ट्रांसलेट करी है, आप सीधा जाओगे गूगल पे लिखोगे ना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये PDF वगैरह कैसे ट्रांसलेट करनी है। वो पूरा का पूरा इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, बट वो एकदम परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो सी शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो इसका आंसर है जी सी। ठीक है, मैं बताऊँ कैल्सिनेट जो हमारे जिप्सम होता है, ओके, वो जो होता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। इसका आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि एक बच्चा है, एक छात्र है, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर 10 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डाला, उसे बंद कर दिया, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया और उसे हीट किया, और धीरे धीरे उसका जो दबाव का जो उसका प्रेशर है वो भी 5-5 मिनट के इंटरवल में नोट करते गए। ये देखो लिखा है, ये जो पहली लाइन है 5 मिनट का इंटरवल का प्रेशर दिखाती है, सेकंड लाइन 10 मिनट, फिर 15 मिनट का। तो क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा, जो वो डिकम्पोज होगा, वो कौन से टाइम में होगा? तो मैं आपको बता दूं, देखो आपको दिख रहा है कि जो प्रेशर है बढ़ रहा है और इस लेवल पे जाके बराबर हो गया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट। तो मैं आपको बता दूं कैल्शियम कार्बोनेट का स्पेशल केस है, उसके बारे में बता दूं। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, जितना भी इसमें दे रखा है टाइम, उसका आधा लेते हैं, उस टाइम में वो डिकम्पोज यानी उसका उपघटन होना शुरू हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका आंसर है 10 मिनट का आधा 5 मिनट, तो यानी 0 से लेकर 5 मिनट होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस ए है जो ऊपर प्रांत में बहुत सी महत्वपूर्ण जैसी मतलब आप कह सकते हो जैव रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, बायोकेमिकल जो हमारी प्रोसेस होती है, उसमें उस गैस का यूज़ होता है, और जो सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। अब जैसे मैंने बोला सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में, एक तो आपको पता चल गया जी इसका जो है वो फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं शायद इसको, अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा इसका, फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पता ही है आपको। अगर हो सके तो उस गैस ए का नाम बताना जो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो हमारा संगमरमर है ना, या जो पत्थर है जैसे ताजमहल हो गया, वो जो होता है आपको पता है कि वो इरोड हो रहा है। इरोड का मतलब उस पर जंग वगैरह लग रहा है। क्या रीज़न है? वो रीज़न इसका ये है कि देखो इरोड हो रहा है, पहली बात तो पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से। तो मैं आपको बता दूं जैसे हमारा वो है ना, हमारा ताजमहल है, वो भी इरोड हो रहा है,
क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर एसिडिक रेन हो रही है। एसिडिक रेन का मतलब आप जानते हो? एसिडिक रेन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो हमारा एसिडिक रेन का जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर जो होती है वो 3-4 गैसेज होती है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बनिक डाइऑक्साइड हो गया। तो गैस होती है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है या डस्ट वगैरह के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक एसिड हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, कार्बनिक एसिड हो जाता है। तो वो जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसी की वजह से संगमरमर जो है वो दूषित हो जाता है, कोरोड हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है कि अच्छा ये लिखा ना अम्लीय होता है, एसिड हो जाता है, वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, एसिड रेन है वो। तो इसका आंसर है जी ग यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को सोडियम के धातु के साथ गर्म कर दिया जाता है। तो इसमें बोला जाता है, इसमें ये बोल रखा है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को है ना अलग कर सकते हैं, उसको कैल्शियम बना सकते हैं अगर हम उसको सोडियम ऑक्साइड के साथ सोडियम के साथ बेसिकली रिएक्ट करवा दे, सोडियम मेटल के साथ। तो पहले तो मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ और उसमें आपसे पूछा है कि ये बताना है कि आपको ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है, या मैं इंग्लिश में बोलूँ ऑक्सीडाइज एजेंट, ठीक है। ये बात आपको पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत आपने साइंस में पढ़ा होगा और थोड़ी बहुत इंग्लिश वर्डिंग भी आपको अच्छी खासी आती होगी। देखो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड में से यहाँ पर हमारा कैल्शियम ऑक्सीजन जो है वो जा रहा है, तो ये है रिड्यूसिंग। और जहाँ रिड्यूसिंग हो रहा है तो ये है हमारा जी जिसके पास ऑक्सीजन इस टाइम है बट प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके तो एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है बट यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन दे रहा है, बेसिकली आप कह सकते हो कम हो रहा है जिसमें से ऑक्सीजन लेवल। तो ये है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड किसमें लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिखा है कि जो हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है ये Mn2 है, Mn2O, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है। बेसिकली अगर उसको हम HCl के साथ जो कि एक्वस यानी पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जब उसको रिएक्ट करवाते हैं हम तो क्या बनता है, बेसिकली ब्लीच पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, डिटर्जेंट जो होता है हमारा। ओके तो उसके बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि N यानी मैग्नीज ऑक्साइड जो हो गया उसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया और HCl को जब हम मिलाते हैं तो वो किसका उदाहरण है। तो वही इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो ये है जी इक्वेशन, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो ये बना हमारा, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड हो गया और साथ में हमारा क्लोरीन गैस हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दिख ही रहा है आपको, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो दिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको पता है, उसे रिडॉक्स कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स को क्या कहते हैं, ये देखो लिखा है रिडॉक्स प्रतिक्रिया, जिसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होता है उसको रिडॉक्स कहते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि मेरी साइंस कभी भी हिंदी में नहीं थी, तो इसलिए मेरे वर्डिंग जो है वो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, बट सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाया है। बाकी मैंने बोला कि आप सैम्पल पेपर जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने टेलीग्राम पर डाला है। नेक्स्ट है जो क्लोरीन गैस है, उसके साथ अगर हम क्लोरीन गैस के साथ बेसिकली किसको रिएक्ट करवाते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो मैं आपको बता दूं इसकी भी इक्वेशन लिख रखी है मैंने। जब हम क्लोरीन गैस को, ये लिखी, क्लोरीन गैस को जब रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको हम ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, बेसिकली हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, स्लेग लाइम कहते हैं, उसके बाद हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली इसका आंसर होगा जी दिल CHO मतलब CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको उससे मिलाने पर दिल ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो आंसर इसमें लिखा हुआ, ये देखो लिखा है ना ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके चल तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एक तरफ आपको दिख रहा है कि जो हमारा मैग्नीज है वो बेसिकली उसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, और हमारा जो HCl है उसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको। तो ये है जी इक्वेशन, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या यही बात लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट है। एक्चुअली ये वाली PDF के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, जो CBSE ने अपलोड करी है उसमें भी यही दिक्कत थी। एक्चुअली ये A है, फिर ये B है, और सॉरी ये B है, जहाँ लिखा हुआ ना ये B है, और ये C है, ये D है। तो इसका आंसर क्या होगा, A होगा बेसिकली। जब मैग्नीज जो है बेसिकली उसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है,
कम हो रहा है ना ऑक्सीजन, और HCl में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका आंसर है बेसिकली ए, ऊपर वाला। नीचे है कि आपको लिखा है कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीज ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीज ऑक्साइड, देखो मेटल जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, वो होती है जी हमारी बेसिक इन नेचर। ठीक है, एक तो हमारा अम्ल होता है जिसको एसिड कहते हैं, क्षार होता है ना शायद, है ना, और फिर नमक आता है, सॉल्ट आता है। तो जो बेसिक इन नेचर होता है, ओके, और बेसिक का पीएच पेपर आपको पता है कितना होता है, पीएच लेवल जो होता है वो कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा सारे के सारे बेस होते हैं। और याद रखना, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, वो सारे के सारे हमारे बेस्ड इन नेचर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा हुआ है कि अगर हम HCl जो हमने जलीय में लिया, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी की फॉर्म में लिया, अगर हम उसे गैस की फॉर्म में लेते तो क्या प्रक्रिया हो पाती। द आंसर इज़ नो। क्योंकि देखो, इस रिएक्शन को होने के लिए, यानी ये रिएक्शन को होने के लिए जो हमारा HCl है उसका एक तरह से ब्रेक डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये गैस फॉर्म में होता है तो टूट नहीं पाता। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, बी। तीसरे पे आते हैं। बेसिकली ये दे रखा है कि हम जब ये एक तरह से ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन या मैं बोलूँ इसको गैसोलीन को, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। तो ये 16x लिखा हुआ है, x की वैल्यू बतानी हमें, और प्लस में ना 18y भी होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका होगा CO2, यानी हमारा, ये देखो इसमें ऐसे लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, मैं इंग्लिश की भी साथ साथ दिखा दूं क्या आपको, थोड़ी सी ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि नाम तो आपने इंग्लिश में करे होंगे, CA2 और CA ये। तो देखो CO2 और ये वाटर, अब इनको इन इक्वेशन में लिख कर देखोगे ना, अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, बाकी बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। बैलेंसिंग भी देखना है एक तरह से हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कंजम्पशन होता है ना, कंबंशन होता है फ्यूल का, तो क्या होता है। पहली बात तो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है कंबंशन में, किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, और साथ ही में हीट भी जनरेट हो रही है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जिसमें हीट जनरेट होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इसमें भी यही लिखा है कि जब ईंधन का हम दहन करते हैं, जलाते हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कि जब हम ईंधन को जलाते हैं सेम रिएक्शन इनमें से किसकी तरह होता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंसान की बॉडी है ना, गर्म होती है, हीट जनरेट करती है जब हम सांस लेते हैं। तो क्यों, क्योंकि देखो जब कोई मर जाता है ना, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है ना, वो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वो मर जाता है और रेस्पिरेशन नहीं होता। तो मानव शरीर में जो श्वसन होता है ना, बेसिकली सांस वगैरह लेते हैं, उससे भी हीट जनरेट होती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक तो बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और तीसरा है जो वनस्पति के पदार्थ का जो उपघटन होता है, उपघटन का मतलब होता है जो डीकम्पोज होता है, वो भी एक तरह से हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा बी एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सड़क पर मान लो एक छात्र, मतलब एक बच्चा चल रहा था, उसने एक चीज़ नोटिस करी क्या ना, कार में से धुआं निकल रहा है ब्लैक कलर का। तो वो किस चीज़ को दिखा रहा है, वो इस चीज़ को दिखा, पहली बात तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ब्लैक धुआं है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि जब ईंधन का दहन अधूरा रह जाता है ना, तब वो गैस निकलती है। तो इसमें से किस में लिखा है ईंधन का दहन अधूरा, इसी में लिखा हुआ है बस। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हालांकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बट फिर भी जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब होता है, इसमें बी आएगा, इनर्ट गैस है जो कम रिएक्टिव होती है, बहुत कम रिएक्ट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी यमुना की दिखा रखी है। तो ये बेसिकली क्यों हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं ना कपड़े धोने का, वो सारा का सारा, इसकी वजह से जानवर भी यहाँ के मर रहे हैं। क्यों, क्योंकि काई वगैरह जम जाती है ना, तो जब काई वगैरह जम जाती है तो वो क्या करती है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना, वो कम कर देती है। ठीक है, चलो तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिटर्जेंट है, जो डिटर्जेंट का पानी है वो क्या होगा। डिटर्जेंट क्या है, बेसिकली अपना सोडा जो होता है ना, वो मतलब डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा बेस होता है, क्षार होता है, एक तरह से अम्ल होता है, एक क्षार होता है। तो ये क्षार है, और क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है, 10 से 11। इनमें से आप देखो क्षार इसमें से एक ही है, 10 से 11, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक बात ये भी आपको पता है, जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं जब हमारे बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब वो जो है केमिकल वो न्यूट्रल है।
ठीक है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेस है, 7 है उसका पीएच वैल्यू। बट हमें पता है कि जो हमारा नदी का पानी है, जो गंगा नदी यमुना नदी का पानी है, वो क्या है, वो क्षार है, बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन आयन की उच्च संपादकता यानी थोड़ी ज़्यादा होगी, और साथ ही में हाइड्रोनियम जो आयन होंगे वो थोड़ा कम होंगे। ठीक है, साथ ही हाइड्रोनियम आयन थोड़ा कम हो, तो ये होना चाहिए ना, इसमें लिखा है हाइड्रोजन आयन थोड़ा कम होंगे, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसके पी क्यू आर एस के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेसिकली पी होगा, पी के बाद अपना आर आएगा, फिर पी आर, फिर एस आएगा, पी आर क्यू, फिर एस आएगा। तो देखो पी आर क्यू एस, तो इसका सी होगा आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यमुना नदी में जो फॉस्फेट आयन है ना, अगर बात करें तो उसका उच्च वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना। जो हमारा फॉस्फेट होता है ना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन भी लिखी हुई है कि जो हमारा फॉस्फेट होता है ना, उसके अंदर बेसिकली आप अगर देखोगे तो उन फॉस्फेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो हमारे वो नहीं होते, काई नहीं होती, काई, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब काई बढ़ती है तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, और यही बात लिखी हुई है पॉइंट 1 में कि पहली बात तो हमारे जो एल्गी होती है उसकी में वृद्धि होती है, और जब उसमें वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, और यही बात हमने ऊपर देखी भी थी कि जानवर वगैरह बहुत सारे मृत हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई डिटर्जेंट युक्त पानी का एक नमूना प्रदान किया जाता है तो आप इसे बेअसर करने के लिए, देखो सिंपल सीधी बात लिखिए, डिटर्जेंट क्या है, बेस है। आपको अगर बेअसर करना है, न्यूट्रल बनाना है इसको, तो आप क्या करोगे, उसको एक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, और सिरका हमें पता है कि एक एसिड है। ठीक है, हमें पता है कि सिरका एक एसिड है। बाकी आप देखोगे ये सारे के सारे कैस्टिक सोडा ये वगैरह ये बेस है हमारे। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। लास्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। ठीक है, बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और यही दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। ओके, बाकी प्रैक्टिस तो आप एमसीक्यू वगैरह की जो सैम्पल पेपर दे रखा है उससे बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये एक पिक्चर दे रखी है, बेसिकली ये जो है वो क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो जहाँ बी लिखा है ना, वो डाइजेस्टर है। ठीक है, जो बेसिकली जो डाइजेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है, सॉरी। यहाँ पर पिक्चर ए जो दिख रही है आपको, ये वाटर सप्लाई फीड आप कह सकते हो। स्लरी जो होता है, कूड़ा का बड़ा, जो नदी का गंदा पानी होता है, ये देखा ना, जो गंदा नालों का पानी होता है उसे साफ़ करने के लिए होता है। ये हमारा आप कह सकते हो कि एक बायो गैस का कंटेनर है ये, और ये हमारा मैन्योर है। तो इसमें ये बता, और मैं आपको बता दूं जो हमारा बी है ना, इसके अंदर ही वो मिलते हैं हमें बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो किस में होते हैं, बी में। बी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि याद रखना, जो हमारा बायोगैस होता है वो एक रिन्यूएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन है। बस में लिखा है कि एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, जो कि लाइन गलत लिखी हुई है। ठीक है, वो असल में एक नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, कभी कभार आपको आंसर पता होता है, और कभी कभी आप क्या करते हो कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर पता ही होगा, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो प्रक्रिया बतानी है। सबसे पहले तो देखो, अपशिष्ट जल फीड होता है, इसका मतलब होता है कि वाटर फीड होता है ना जो हमारा, है ना, वो जो होता है उसको पहले हम डाइजेस्टर में डालते हैं। बेसिकली डाइजेस्टर से बायोगैस होती है, बायोगैस को हम स्टोर करते हैं, स्टोर जो बायोगैस है उससे हम जनरेटर चलाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोगैस पशुओं से उपले से बेहतर ईंधन है, क्योंकि मतलब जो पशु ईंधन है, यानी जो पशु ईंधन से ज़्यादा बेहतर है। बायोगैस की बात करते हो, जानवर के जो उपले होते हैं ना, उनको जलाया जाता है, उससे ज़्यादा बेटर है। क्यों? इसके 2 रीज़न है। पहली बात तो उससे हीट जो है, उससे पशुओं के जो उपले हैं उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती, बट बायोगैस से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो है वो मैं आपको बता दूं, धुआं वगैरह भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि बायोगैस जो है उससे ज़्यादा ऊष्मा या ताप जो होता है उसमें, और जलते हुए धुआं भी नहीं प्रोड्यूस करती, तो इसका आंसर है एक तरह से
C&D, ठीक है। मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा मतलब बर्न होता है विदाउट, और एक हीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी होती है, तो C&D है इसका। तो थर्ड पे लिखा हुआ है C&D, तो C&D होगा। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश में ही देख लेते हैं। बायोगैस जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो वो जो होता है वो पानी होना चाहिए, ठीक है, पानी की उपस्थिति में और हवा की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में ही हमारा जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो यार रियली सॉरी, मैं आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया साइंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि फाइनल में, क्योंकि मेरे को SST कभी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बुक मैंने कभी नहीं उठाई, बट मैं आपके लिए ट्राई करूँगा कि साइंस थोड़ा सा करूँ और आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप इस वीडियो ने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करी हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो आप, नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप पढ़ो, ठीक है। सैम्पल पेपर दे रखा है, उसे ट्राई वगैरह करो, और कोई हिंदी में बनाता है वीडियो तो उनकी वीडियो भी जाकर देखो, क्योंकि मैंने बोला कि मेन मोटिव है कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।